जंजीर किस्त नवंबर 22 चौधरी। वो हॉस्टल के कमरे के सामने दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जहाँ जिंदगी और मौत के फैसले हुआ करते थे। सुल्तान की कंडीशन काफी क्रिटिकल था। हॉस्पिटल लाते लाते ब्लड काफी जाया हो चुका था। गोली तो उसे पसलीम में लगी थी, लेकिन सुल्तान को बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम थी। 8 साल की उम्र में इसकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। गोली बिल्कुल हार्ट मुसलसल के नीचे लगी थी और उसकी दिमागी हालत भी काफी बुरी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने अभी तक कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया था। रोशना और उमीना खानम घर पे ही थी। कनपटी सुलाते उसने सुर्ख आंखों से ओ पी के दरवाजे को देखा। सुल्तान की टेंशन, रोशना की टेंशन और जारिया वो लब भंच गया। जाने वो अब तक कौन कौन सी गलत फहमियां पाले बैठी होगी। निचला लब दबाते उसने फोन निकाला, जो कि उसी दिन से बंद था। इससे पहले कि वो फोन करता डॉक्टर को आते देख, वो फोन वापस पॉकेट में डालता उनकी तरफ बढ़ा। सुल्तान की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। गोली काफी रफ तरीके से मारी गई है, जो कि काफी गहराई से लगी है। दूसरा, उनका हार्ट का मसला, वो शायद अपनी मेडिसिन भी बराबर नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से हालात इतने नाजुक हो गए हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर तसुफ से बोलता, आखिर में उसके कंधे पर हाथ रखता तसल्ली देने के अंदाज में बोला। जोर लब नीचे सर हिला गया। एक दो हिदायत करने के बाद डॉक्टर वापस चला गया तो वो थकी सीसन्स खारिज करता बेंच पर बैठ गया। पॉकेट में रखे दूसरे मोबाइल पर उमीना खानम की कॉल ने उसे चौंकाया। वो कॉल पर करता मध्यम लहजे में इन्हें तसल्ली देने लगा, जो कि नजरें इस दरवाजे पर जमी थी, जिसके पार इसका सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त और इसकी बहन का सुहाग था। अम्मुल सुल्तान के पास जाना है। वो ज़ारो कतार रोते बस एक ही बात दोहरा रही थी, रबी मेरी जान, सब्र रखो, दुआ करो तुम्हारा सुल्तान ठीक हो। उमीना खानम जाए नमाज से उठते उसे सीने से लगाते नम लहजे में बोली, अम्मा मैंने मार दिया नासिम सुल्तान को, अपने कुंभ को। वो पागलों की तरह अपने मुंह पर थप्पड़ मारते चीखी। रोशना उमीना खानम ने बामशक्ल उसके हाथ थामे, किया कर रही हो मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, वो सही हो जाएगा। उमीना खानम ससकीन से बोली, इन्हीं बोली, ठीक हो जाए ना, मैं कैसे रहूंगी। वो हिचकीन से टूटे फूटे लहजे में बोली। उमीना खानम बेबसी से रोती अपने जिगर के टुकड़े के लिए दुआ गो थी। वो लब नीचे इसे देख रहा था, जरद रंगत नीम व हालत बिखरे बाल, टूटी फूटी सी वो औरत, वो जारिया तो नहीं लगती थी। इसकी लाडली बहन को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना जानती थी, ये वो तो नहीं थी। फरीज़ा उसके करीब बैठी ठंडी पट्टियां कर रही थी। बाकी घर वाले खामोशी से खड़े थे। इस घर की इकलौती लाडली बेटी को इस घर के बड़े वारिस ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। ना वो इधर की रही ना इधर की। जूर खान वादा करके भी नहीं आया था, और इसकी जुदाई जारिया खान की सांसों पर भारी थी। वो ससक ससक कर बस जूर को ही पुकार रही थी। देख रहे हैं अपने लाडले में क्या हाल किया है मेरे जगरा के टकरे का। शुजा खान जारिया के तख्ते माथे पर बोसा देते नम लहजे में बोले। अब्बास खान निढाल से सोफे की पुश्त से सर टिका गए। जुअर खान ने एक बार फिर से सबका भरोसा तोड़ा था, और बहुत बुरी तरह से तोड़ा था। न सिर्फ भरोसा तोड़ा था, इस बार उसने खान वाला की इकलौती लाडली बेटी को भी बुरी तरह से छोड़ दिया था। जवाई जारिया की मध्यम सरगोशी पर सबने बुरी तरह से लब काटे थे। अजमीर झटके से वहां से निकलता चला गया। वो हर हाल में जोरा जो वापस लाने का इरादा रखता था, चाहे उसे गिरीबों से खींच कर ही क्यों ना लाना पड़े, वो लेकर आएगा। जूर कभी घर चक्कर लगाता तो कभी हॉस्पिटल। 3 दिन हो चुके थे, सुल्तान को होश ना आया था। इसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि डॉक्टर्स को खतरा था कहीं वो अपनी यादाश्त ना खो दे, या फिर शायद हमेशा के लिए यूं ही सोया रहे। जूर कभी रोशना और उमीना खान को संभालता तो कभी डॉक्टर्स की हिदायत पर सुल्तान के होश में आने के हजार जतन कर रहा था। इसे जारिया की भी खबर थी कि वो कितने बुरे हाल में थी, लेकिन वो चाहकर भी इससे राब्ता नहीं कर सकता था। जानता
था। एक बात उसे देखेगा, इसकी आवाज सुनेगा तो वो खुद पर ज़ब्त नहीं रख सकेगा। डॉक्टर के कदम की चाप पर वो सीधा होकर बैठा। डॉक्टर नदीम इसके सामने बैठते के मुख्तलिफ हिदायत देने लगे जो शायद सुल्तान को होश में लाने में कामयाब हो सकें। जारिया प्लीज थोड़ा सा खा लो, अपनी हालत देखो मेरी जान। फरीजा इसके पास बैठी की मन्नती कर रही थी कि वो थोड़ी सी खिचड़ी खा ले या सूप पी ले, लेकिन वो लब से खामोशी से जमीन को घोरती रही। जारिया मेरी जान लाला जाएगी, क्यों खुद पर इतना जुल्म कर रही है? फरीजा इसका सर्द हाथ थामते बेबसी से बोली। जारिया ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। एकदम कमरे में रखा इसका मोबाइल चनगाड़ उठा। जारिया की साकत पलकों में जुम्बिश हुई। उसने लपक कर साइड टेबल से फोन उठाया। प्राइवेट नंबर था वैसा ही जिससे अक्सर जूर उसे कॉल किया करता था। फरीजा ने हैरत से उसका रजिस्ट्रेशन देखा जो कॉल अटेंड करते फोन कॉल से लगा गई थी। जारिया जूर की आवाज सुनते जारिया का वजूद कपकपाया। जावी लबों से ससकी की मानिंद निकला और वो फूट फूट कर रो दी। शश मेरी जान बस रोना बंद करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। फोन से गूंजती जोर की आवाज पर फरीजा बेयकीन हुई थी। अब कहाँ चले गए? जारिया ने हिचकिन से पूछा। मेरी जान में जहाँ भी हूँ तुम भी वहीं आ रही होनी, गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जोर की गंभीर आवाज पर जारिया की हिचकिन थमी थी। अब सच कह रहे हैं? वो बेयकीन थी। हम मेरी जान बिल्कुल सच, अपने जाविया के लिए अच्छा सा सच धज के आना, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। फोन से जोर की मध्यम आवाज गूंजी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आखिरी जुमला कहते कॉल कट हो गई। जावी जोर जारिया पुकारती रह गई। किया हुआ क्या कहा लाला ने? फरीजा ने बेचैनी से पूछा। वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। जारिया नम आंखों से मुस्कुराई। ने कहा था ना मेरी जान, वो तुमसे दस्तबरदार नहीं रहेंगे। फरीजा इसे गले लगाते नरमी से बोली। चलो अब तो खा लो, ऐसे मिलोगी अपने जाबी से। फरीजा इसके हिंसू साफ करते सूप का चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो मना किए बगैर खाने लगी। फरीजा ने चैन का सांस लिया। जारिया के चेहरे पर चमक और खुशी अनोखी थी। वो इस खुशी में ये तक भूल चुकी थी कि जोर कभी उसे जारिया कहकर नहीं पुकारता, वो तो उसी मुख्तलिफ नामों से पुकारता था। वो तो उसके हिंसू हर तरफ उठता था, लेकिन इस आने वाली कॉल वाला जोर तो बस उसे एक नबी सुनाकर गुम हो गया था। ना इसके हिंसू की वजह पूछी, ना आवाज में कोई तरफ थी, लेकिन वो दीवानी अपनी खुशी में सब कुछ भुलाए बैठी थी। ब्लैक लॉन्ग करीम वाली फिराक बालों की हालत ब्रिंच शटिंग बनाया लाइट से मेकअप में वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। सूजी हुई आंखें अभी भी हल्की हल्की सुर्ख थी, लेकिन कंसीलर की वजह से छप गई थी। आंखों की चमक निराली थी। जोर की एक कॉल ने जैसे इसके अंदर जिंदगी सी भर दी थी। माशा अल्लाह मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो। फरीजा मोहब्बत से उसे देखते बोली। जारिया मुस्कुरा दी। चलो ड्राइवर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, फरीजा ने कहा तो वो चादर और बैग लेते इसके साथ नीचे चली आई। घर में बाकी सब भी जोर के फोन के मुतालिक जान चुके थे, सिवाय अजमीर के जो इस टाइम से निकला अभी तक घर नहीं आया था। वो सब से मिलती जोरा की भेजी कोई गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी को मखसूस रास्ते पर डाल गया। जारिया आंखों में इंतजार लिए चमकती नजरों से शीशे के पार देख रही थी। चेहरे पर कोई अनोखी सी चमक दर आई थी। लबों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट सजाए उसने निदे से निचले पीठ पर हाथ रखा। जोर हल्की सी सरगोशी की। वो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाली थी जिसे सुनाने को वो बेताब थी, लेकिन इसके इतने खट्टन इंतजार पर आंखों में आंसू से दर आए। वो थके से अंदाज में सीट से सर टकाए आंखें मौनत गई। जोर के साथ गुजारा लम्हात याद करते जाने कभी की ऊँख लगी और वो नींद की गहरी वादियों में जा उतरी। अजमीर संजीदा चेहरे से घर में दाखिल हुआ। उसने फोन कान को लगा रखा था। मध्यम लहजे में वो फोन पर किसी को जवाब दे रहा था। उस वक्त बाकी सब शाम लंच कर रहे थे। वो सब के नॉर्मल और पुरसुकून चेहरे देखते हैरत ज़दा हुआ। फोन कान से हटाता स्पीकर पर हाथ रखते वो खाना शुरू करती फरीजा के करीब
आया, जारिया को बुलाओ, मध्यम सरगोशी ने कहा। फरीजा चमके, फिर मुस्कुरा दी। वो तो चली गई। वो मुस्कुरा कर बोली, किधर और क्यों? अजमीर के माथे पर बल पड़े। ज़ुहर के पास इसका फोन आया था, उसने जारिया के लिए गाड़ी और ड्राइवर भिजवाया था। आखाजान मध्यम मगर मुतमईन लहजे में बोले। जब के फोन के दूसरी तरह इंसान चुप ना हुआ था। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अजमीर तकरीबा चलाया था। अजमीर, ये क्या बकवास है? कहाँ है जारिया? फोन के दूसरी तरफ ज़ुहर सर्द लहजे में गिराया। क्या तुमने नहीं बुलाया उसे? अजमीर ने तेजी से फोन कान को लगाते पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना। होता तो इतने दिन से बल्ला लेता और ऐसे बुलाता मैं उसे। कहाँ है मेरी बीवी? वो हॉस्पिटल की परवाह के बगैर धारा था। अजमीर के चीखने पर बाकी सब परेशानी से उठ खड़े। हाय, क्या मतलब है? अजमीर, जारिया अपने शौहर के पास चली गई है, क्यों चीख रहे हो? दिलावर खान नागवारी से बोले। नहीं गई है वो ज़ुहर के पास। ज़ुहर उस वक्त कॉल पे है मेरे साथ। इसने नहीं बुलाया जारिया को। वो सख्त परेशानी से बोला। हजारों जतन के बाद आखिर अजमीर ज़ुहर से राब्ता करने में कामयाब हो चुका था। ज़ुहर ने उसे असल वजह तो नहीं लेकिन तसल्लीकिन अंदाज में समझा जरूर दिया था। लेकिन वो जारिया से बात करने से इनकारी था। उसका कहना था कि वो एक ही बार में जारिया से मिलना चाहता था, लेकिन अजमीर उसे बताए बगैर ही घर आ गया ताकि जारिया से इसकी बात करवा सके। लेकिन ज़ुहर लाला ने मेरे सामने कॉल की थी जारिया को। फरीजा जर्द होते चेहरे से बोली। मैंने कोई कॉल नहीं की। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? अजमीर, मेरी बीवी कहाँ है? ज़ुहर का बस नहीं चल रहा था वो फोन में घुसकर वहां पहुंच जाए। वो गार्ड्स को इशारा करता तेजी से हॉस्पिटल से निकला था। कौन सी कॉल कब आई और किस नंबर से? अजमीर चौंका था। जारिया के फोन पर आई थी तकरीबा 1 घंटा पहले। कोई प्राइवेट नंबर था। जारिया ने कहा था कि लाला उसे पहले भी कई प्राइवेट नंबर से कॉल कर चुके हैं। फरीजा एक ही सांस में बोलती चली गई। और आवाज? किया तुम दोनों पागल थी जो आवाज नहीं पहचान पाए? अजमीर ने सख्त नजरों से उसे घूरा। लाला की ही आवाज थी मीर, कसम से वो लाला की ही आवाज थी। फरीजा रंधे लहजे में बोली। कौन ले गया जारिया को? इनुशे खान रोने लगी। ज़ुहर, किसी ने तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल किया है, कोई कॉपी या कोई पुरानी रिकॉर्डिंग को आगे पीछे किया है। मैं फुटेज चेक करता परी करूं कौन है वो जाने ये हरकत की है। अजमीर फोन पर ज़ुहर को कहता तेजी से लॉन की तरफ बढ़ा था जहां क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज के लिए खास कमरा बनाया गया था। जल्दी फुटेज चेक करो, मैं इस हरामजादे का पता निकलवा लूंगा जिसने मेरी बीवी पर हाथ डालने की हिम्मत की है। वो रश ड्राइविंग करता हलक के बल धारा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। पूरे वजूद की थी जाहिर होने लगी थी। अजमीर तेज कदम से कमरे में दाखिल हुआ। 1 घंटा पहले जिस गाड़ी में जारिया गई है उसकी फुटेज दिखाओ, सिक्योरिटी को कहते वो स्क्रीन पर नजरें जमा गया। सिक्योरिटी ने इसके कहे मुताबिक मतलूबा फुटेज निकाल दी। JM10। अजमीर गाड़ी की फ्रंट नंबर प्लेट को देखता बड़बड़ा। ज़ुहर का दिमाग सोचों में उलझा। उसके दिमाग में धमाका हुआ। वलीम, वो गिराया। अजमीर चौंका था। वो वलीम को जानता था। वो ज़ुहर के साथ काम करता था। लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पहुंचो। ज़ुहर कहते फोन सीट पर उछालता स्पीड बढ़ा गया। चेहरे पर कहर के तासुरात थे। वलीम, वलीम, वो वलीम के बंगले में दाखिल होता। हलक के बल धार रहा था। इसके गार्ड्स हर जगह का इहाता कर चुके थे। बाहर निकल कुत्ते, तेरी बोटी बोटी करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। ज़ुहर टेबल को ठोकर मारता धाड़ा। उसकी धाड़ों पर वलीम तो नहीं लेकिन उसकी बीवी जरूरी निकल आई थी। घुटनों तक आता शॉर्ट ड्रेस पहने वो नागवारी से ज़ुहर को देखते नीचे उतर रही थी। बालों में करल्स लगे थे शायद। वो तैयार हो रही थी। वलीम कहाँ है? ज़ुहर इसे कहर भरी नजरों से उसे देखता बोला। मुझे नहीं मालूम, वो काफी घंटों से घर से निकला हवा है। आर्या, वलीम की बीवी, वो नागवारी से बोली। डरी नहीं थी कि इन चीजों की आदी थी।
कहूँ है बताओ मुझे, कहूँ है तुम अच्छे से जानती हूँ इसके हर जुर्म की साथी हो। वो एक ही जसत में इसकी गर्दन दबोचता उसे दीवार से लगाता खूंखार दरिंदे की मानिंद धाड़ा था। आर्या की उनकी बाहर को अबल पड़ी, उसने खुद छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारे लेकिन नाकाम। बताओ कहूँ है। ज़ुहर ने पिस्टल की नोक इसके सर पे रखी गर्दन पर दबाव बढ़ाया था। अपने सियाह मेंशन वो टूटे लफ्ज़ों से बोली। ज़ुहर ने झटके से उसे छोड़ा। वो खुंसी जमीन पर गिरी थी। कहूँ है बताओ। ज़ुहर उसके करीब बैठता पिस्टल इस पर ताने हुए था। मी ने इसे फोन पर बात करते सुना था। अपने सियाह मेंशन जाएगा। वो खंसते हुए बोली। कहूँ है इसका सियाह मेंशन बताओ। ज़ुहर ने पिस्टल की नोक इसके माथे पर दबाई। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ। वो खौफजदा लहजे में बोली। ऐसे खूंखार शेर से पाला पहली बार पड़ा था। बता मुझे कोई रास्ता, कोई किलो दो। ज़ुहर हलफ के बल धारा। आर्या सहम को दीवार से जा लगी। देखो प्लीज, मेरी बीवी को ले गया है वो, उसकी इज्जत इसकी जान खतरे में है, प्लीज कुछ बताओ। ज़ुहर का लहजा अल्तजाया हुआ था। आज तक इस दरिंदे को कोई हरा नहीं सका, आज वो अपनी बीवी, अपनी इज्जत के लिए उसी के किडनैपर की बीवी के सामने गुड़गड़ा रहा था। आर्या को इस पर तरस सा आया। एक रास्ता है, वो कुछ सोचकर बोली। बताओ कौन सा रास्ता है, बताओ मुझे। ज़ुहर तेजी से सीधा हुआ। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वो जमीन देनी होगी जिस पर तुम्हारी और वलीम की लड़ाई हुई थी। वो खौफजदा मगर मजबूत लहजे में बोली। वादा करता हूँ वो जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ मुझे कौन सा रास्ता है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसके हलक में हाथ डालकर निकलवा ले। मी ने वलीम के फोन की लोकेशन एक फोन से कनेक्ट कर रखी है ताकि वो जहाँ भी जाए मुझे पता हो, लेकिन की जगहों पर इसकी लोकेशन बंद हो जाती है, अभी भी नहीं मालूम कहाँ तक ऊन हुई है। वो ज़ुहर को देखते परसोच लहजे में बोली। कहाँ है वो, फोन दो मुझे। ज़ुहर ने बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया। आर्या इसकी साइड से निकलते सीलिंग के नीचे रखे गए टेबल की तरफ बढ़ी थी। इसके दरार से एक मोबाइल निकालते उसकी तरफ बढ़ाया। ये वलीम का प्राइवेट नंबर है, अगर उसे पता चल तो वो मुझे जान से मार डालेगा। वो खौफजदा लहजे में बोली। वो जिंदा बचेगा तो किसी को मारेगा। वो फोन इससे छीनता गिराया था। फोन अनलॉक था, कोई लॉक नहीं था। वो तेजी से वहां से निकला था। जबकि वलीम की मौत का सुनते आर्या की आंखें चमक उठी थीं। यानी अब वलीम की हर चीज इसकी शातराना अंदाज में सोचा। ये काली दुनिया ऐसे थी जहाँ कोई जज्बात नहीं थी, ना बीवी के मरने पर और ना शौहर के मरने पर कोई दिखना मातम, बिल्कि उनकी सीट और बची गई बिल का लालच होता था तो इन्हें एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर करता था। जारी है बेस्ट रोमांटिक नॉवल।